हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत सही रहेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट सीरीज़ का एमसीक्यूज मैं करा दूंगा, जो कि जिसका आंसर कैसे निकाला रहता है इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है। तो फटाफट विद इन लेस देन 25 टू 30 मिनट्स में आपको हर एक एमसीक्यू इन डिटेल अच्छे से समझा दूंगा। उससे पहले आपको एक काम करना है, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी ही फ़ायदा है। अभी केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ मैं डेली बेसिस पे आपको कराने वाला हूँ। नीचे इनकम टैक्स और जीएसटी के मैराथन का लिंक दिया हुआ है, अगर आप वो देख लेते हो तो आपका टैक्स सिक्योर हो जाता है। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आरटीपी, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो यू कैन वॉच दैट। स्टार्ट करते हैं। फटाफट कम से कम टाइम में ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट के। करेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंजलि इज अ रिसर्च स्कॉलर परस्यूइंग हर पीएचडी। और अंजलि करके एक लड़की है जो कि पीएचडी कर रही है। वो अनमैरिड है और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है इंडिया, गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है। हर पेरेंटल, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली रिलेटिव आर स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका। बाकी सब रिलेटिव उसके साउथ अफ्रीका में रहते हैं। वो इंडिया में विथ हर पेरेंट्स थी कब तक? मई 2017 तक। मई 2017 तक वो कहाँ पे थी? इंडिया में थी। ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद वो कहाँ चली गई? लंदन चली गई फॉर फर्दर एजुकेशन। इन अक्टूबर 2020 वो इंडिया में आती है और 20th ऑफ मार्च 2021 को वो इंडिया के बाहर चली जाती है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में चली जाती है इन साउथ अफ्रीका फॉर हर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड खादी बिजनेस एग्जीबिशन। उसका कुछ और भी बिजनेस है। वो 1 अक्टूबर 2021 को इंडिया में वापस आती है टू पार्टिसिपेट इन 152nd birth anniversary celebration of Mahatma Gandhi. In this connection, she attended numerous events held all over India while also holding exhibition for her textile business in Khadi. ठीक है। फैब्रिक और उसके ब्रेथेस जो भी है शोकेस किए थे महात्मा गांधी जयंती वगैरह जो भी थे उस दिन। शी वन एक्कोलेट्स एंड अवार्ड्स, गिफ्ट एंड डोनेशन इन द कोर्स। उसके रिलेटेड उसको यहाँ पे क्या मिले हैं? कुछ गिफ्ट मिले हैं। तो बेसिकली देखो, ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए पूरी यहाँ पे दुनियादारी लिखी है। अपने को क्या निकालना है? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, वही पूछेगा। तो ये कब आई है? 1 अक्टूबर 2021 को आई है। करेक्ट है, 1 अक्टूबर 21 को आई है। तो वहाँ से लेके हम लोग मार्च तक अगर कैलकुलेट करते हैं तो अपने को हम देखेंगे, मैंने अभी सॉल्व किया था तो देखा था कि 182 डेज तो यहीं हो जाएगा। अक्टूबर के कितने दिन होते हैं? 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28 और मार्च के 31। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये दिन को कैलकुलेट करते हैं 31 + 30 + 31 + 31 + 31 + 28, तो 182 डेज हो जाते हैं इसके यहीं पे। प्रीवियस ईयर में 128 डेज है, मतलब ये क्या है? रेजिडेंट है। अभी अपने को बस ये चेक करना है आर एंड ओ आर है या आर एंड एन ओ आर है। करेक्ट है। तो उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा? एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 66 का। इज इट क्लियर? तो वो देख लेते हैं एक बार के लिए। तो अभी कौन सा चल रहा है? 21 22 चल रहा है प्रीवियस ईयर। तो उससे पिछले 2021, 19 20, 18 19, 17 18, 16 17, 15 16, 14 15, 13 14, 12 13 और 11 12। करेक्ट है। अभी अपने को क्या देखना है? लास्ट 7 साल में 730 दिन से ज़्यादा और लास्ट 10 साल में 2 साल वो क्या होनी चाहिए? रेजिडेंट होनी चाहिए। पर अगर अब जब आप देखते हो इसका सिचुएशन तो आपको पता चलता है कि ये पहले तो इंडिया में ही रहती थी। मई 2017 से पहले वो कहाँ पे? इंडिया में ही रहती थी। मतलब 16 17 15 16 वगैरह में वो पूरा 366 डेज 365 डेज इंडिया में रहती है। तो 2 साल तो ऐसे ही हो जाते हैं। और जब हम काउंट करते हैं तो वो 730 दिन से तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। तो जो आपकी अंजलि है वो क्या है? आर एंड ओ आर है, रेजिडेंट भी है, साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है।
यहाँ तक क्लियर है। अब उसको कुछ इनकम होती है, सबसे पहले उसके काम के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, रिसर्च वर्क के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो स्कॉलरशिप होता है वो 1016 में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकंड, ग्रॉस रिसिप्ट उसको हुए हैं कुछ एग्जीबिशन जो कि हेल्ड है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो भाई ठीक है, इनकम है। आर एंड ओ आर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टैक्सेबल ही होगा। ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है इंडिया के एग्जीबिशन में, टैक्सेबल ही होगा, आर एंड ओ आर है। ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है हनी बेचने से एग्जीबिशन इंडिया में, टैक्सेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, आर एंड ओ आर है। तो ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर फैशन एक्सेसरीज, टैक्सेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं, गिफ्ट मिला है उसको फादर की सिस्टर से, जो कि जब वो जोहान्सबर्ग घूमने गई थी तब उसको गिफ्ट मिला था। तो देखो, फादर की सिस्टर मतलब आपकी बुआ हुई, रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है 56(2)(10) में। तो ये गिफ्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैश गिफ्ट मिला है उसको फ्रेंड से, गांधी गुजरात सेवा समाज से, जिसका उसने जोहान्सबर्ग में जब थी तभी उसको 27,000 का गिफ्ट मिला था। देखो आगे गिफ्ट आएगा तो देखना पड़ेगा, बट अप टू 50,000 गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो अभी तक तो एग्जेम्प्ट है, आगे कोई और आया तो वो टैक्सेबल हो सकता है। एचयूएफ की इनकम से उसको क्या मिला है, शेयर मिला है। तो ये भी अपना सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि जो एचयूएफ है वो खुद क्या करता है, अपने हाथ से टैक्स जमा कराता है। तो सेम पार्टनरशिप फॉर्म वाला भी था, तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ खर्चे दिए हैं, अगर वो इनकम लोगे तो उसके खर्चे का डिडक्शन भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर टैक्स वगैरह निकालना है तो देखेंगे आगे। फिर बात करते हैं, मिस्टर पटेल ऑफ साउथ अफ्रीका गेव हर चेक ऑफ ₹5 लाख फेवरिंग अ गांधी स्मारक ट्रस्ट एज अ डोनेशन टू द ट्रस्ट। ठीक है, डोनेशन के रिगार्डिंग शी वॉज रिसीव टू हैंड ओवर द चेक टू द ट्रस्ट ऑफिस एट अहमदाबाद। ठीक है, तो मिस्टर पटेल है जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया है 5 लाख रुपए का चेक। क्यों, क्योंकि वो डोनेशन कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं कि अंजलि मैन्युफैक्चर नहीं करती खादी प्रोडक्ट का, वो क्या करती है, उसका ट्रेड करती है। अगर मैन्युफैक्चर करते तो एग्जाम्पशन दिया है खादी प्रोडक्ट के, बट ट्रेडिंग करती है तो कुछ नहीं है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट इन अकाउंट पे चेक एंड टीडीएस हैज़ बीन डिडक्टेड वेयर एवर एप्लीकेबल। हर एक ट्रांजेक्शन अकाउंट पे चेक से किया है। ठीक है जी। हर पेरेंटल ग्रैंडफादर इज द कर्ता ऑफ फैमिली एचयूएफ, जिस एचयूएफ से उसको इनकम मिल रही थी ना, उस एचयूएफ के कर्ता जो है वो उसके ग्रैंडफादर है। उसके ग्रैंडफादर कम ऑन विजिट इन इंडिया फॉर 6 मंथ एवरी ईयर, हर साल वो 6 महीना आते हैं। एचयूएफ जो है वो पूरा मैनेज आउटसाइड इंडिया होता है और हर एक डिसीजन आउटसाइड इंडिया एचयूएफ के लिया जाता है। ठीक है, अंजलि को 115 बीएससी में आना ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं, डज नॉट वांट टू ऑप्ट 115 बीएससी। तो केस स्टडी आप एक बार क्या करो, वापस रीड कर लो, मैंने फटाफट आपको एनालिसिस करके बता दिया है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अंजलि। तो आर एंड ओ आर कैसे निकाला, 182 डेज तो डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है तो आर है। अभी देखना है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो वो दोनों कंडीशन 730 दिन वाला और 2 साल वाला सेटिस्फाई करती है, क्योंकि पहले वो इंडिया में रहती थी। तो आर एंड ओ आर हो गया। सेकंड है, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो देखो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एचयूएफ का पूरा मैनेज वो आउटसाइड इंडिया होता है और जितने भी डिसीजन है सब बाहर लिए जाते हैं। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, अगर होली और पार्टली इन इंडिया हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो रेजिडेंट हो जाता है। पर यहाँ पे तो होली आउटसाइड इंडिया है, तो ये एचयूएफ क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव बाय अंजलि। अंजलि को 3 तरीके से गिफ्ट मिले थे। एक तो उसकी रिलेटिव से मिला था, बुआ से मिला था। दूसरा मिला था एक 27,000 का गिफ्ट मिला था। करेक्ट है, 2 ही मिले थे क्या, हाँ जी 2 ही मिले थे। तो ये दोनों एग्जेम्प्ट थे। हाँ जी, फ्रॉम फादर सिस्टर एंड फ्रॉम फ्रेंड्स इन गांधी गुजरात सेवा समाज फॉर असेसमेंट ईयर 2023। तो क्या टैक्सेबिलिटी था, ये तो रिलेटिव से था इसीलिए क्या था, एग्जेम्प्ट था। और 27,000 पे टैक्स इसलिए नहीं लग रहा था बिकॉज वो 50,000 से कम था। करेक्ट है, 56(2)(10) के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। 51,000 जो है वो एग्जेम्प्ट होगा एज इट इज अ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। करेक्ट है। 27,000 receive as a cash gift from her friend would not be taxable। करेक्ट है, as all her friend are non-resident। भाई नॉन रेजिडेंट का क्या लेना देना है, इसे बकवास पॉइंट है। सेकंड पे आते हैं, 51,000 IFOS में आएगा, नहीं आएगा, रिलेटिव से एग्जेम्प्ट है। 51,000 विल बी एग्जेम्प्ट एज इट इज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। करेक्ट है। 27,000 विल बी टैक्स, नहीं ये भी गलत है। तो चौथा पॉइंट ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
पांचवे पे आते हैं, व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस अंजलि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इफ शी विशेस टू मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग। अगर वो टैक्स सेविंग करना चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है अंजलि के लिए, तो वो पूछा गया है। तो देखो भाई बड़ा ही सिंपल है, समझो। आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको 115 बीएससी तो ऑप्ट ही नहीं करना, तो ये मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग देखते ही हम दो तरीके से टैक्स निकालते हैं, पहला तो अपना नॉर्मल तरीका, दूसरा 115 बीएससी का तरीका। यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग और 115 बीएससी नहीं लेना, पर एक चीज ये ले सकती है। क्या ले सकती है, ये बिजनेस करती है, पूरा पैसा इसको अकाउंट पे चेक से आता है, तो ये 44 एडी ऑप्ट कर सकती है। बिजनेस कर रही है, टर्नओवर भी 2 करोड़ से कम है, तो 44 एडी के हिसाब से, 44 एडी के हिसाब से पूरा पैसा अकाउंट पे चेक से आता है, तो 6% ये क्या कर सकती है, इनकम दिखा सकती है, कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अपन दोनों तरीके से निकाल लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। फटाफट करूंगा। 44 एडी से आएगा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूं, तो पता है मुझे, बट फटाफट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 10 लाख रुपए इनकम टैक्सेबल है, ये वाली करेक्ट है। सबसे पहली इनकम ये टैक्सेबल है। फिर दूसरी है 12 लाख, करेक्ट है। फिर तीसरी है 1,05,000, चौथी है 2,25,000, करेक्ट। ये 51,000 ये सब एग्जाम्प्ट है, सब एग्जाम्प्ट है, तो टोटल आपका इनकम कितना हो जाता है, 25,30,000 हो जाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी। अभी इसमें से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। किसका मिलेगा, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में एग्जीबिशन करने के लिए एक मटेरियल खरीदा था, बिल्कुल 12 लाख का खर्चा का डिडक्शन मिलेगा। हैंडमेड खादी डिज़ाइनर फैशन एक्सेसरीज का कॉस्ट लगा था, परचेस है, बिल्कुल 1 लाख का मिलेगा। अदर एलिजिबल बिजनेस एक्सपेंस है, मिलेगा 4 लाख का। और कॉस्ट ऑफ हनी परचेस फॉर सेल इन एग्जीबिशन इंडिया 55,000 मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो 12 लाख और 13 लाख 17 लाख 55,000 का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन नहीं, एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा 17,55,000। तो आपका 7,75,000 रुपीज़ क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। तो यहाँ पे अपना इनकम कितना आ गया था, 7,75,000 आ गया था। ये तो ऑप्शन 1 था जिससे अपन क्या निकाल दिए, 7,75,000 का इनकम निकाल लिया। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि 25,30,000 आपको टोटल सेल्स आया है, इसका सीधा क्या करो 6% इनकम कंसिडर कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, 25,30,000 कैलकुलेट करता हूँ और उसका सीधा 6% विल बी योर इनकम, तो 1,51,800। तो 7,75,000 इज बेनिफिशियल और 1,51,000 जो भी था 800 विद, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,51,000 इज बेनिफिशियल। तो उसको हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे 1,51,800, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, इजी है, हो जाएगा। मिस्टर कुमार एंगेज है होलसेल बिजनेस में ऑफ क्लोथ एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस, डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन ऑन 19th of 10 2021 एंड 30th of September 2021। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है जी। 2 बिजनेस है, एक है नॉर्मल बिजनेस, एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है जी। द क्लोथ बिजनेस अप टू 19th of 10 2021, जिसमें क्या था, लॉस था 8,000 रुपये नॉर्मल बिजनेस में। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस था 40,000 रुपये, करेक्ट है। द क्लोथ बिजनेस लॉस अप टू 19th of October फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 was 8,000 एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस अप टू 30th of 9 2021 इज 40,000, ठीक है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होता है और किसी से सेट ऑफ नहीं होता। तो अगर आगे कोई स्पेक्युलेटिव गेन दिया है तो ही सेट ऑफ होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। Out of the total bad debt of rupees 1 lakh that were claimed by Mr. Kumar in respect of particular debtor of a cloth business, 60,000 was allowed by assessing officer in previous year 2021. On 29th of Jan 2022, Mr. Kumar received a sum of rupees 68,000 from a debtor in full and final payment. अच्छा है, समझो 1 लाख रुपए उसका क्या था, उसके हिसाब से बैड डेट था, जिसमें से
60,000 क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने अलाउड कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया है, पीएनएल के डेबिट में डाल दिया है। 40,000 क्या किया है, डिसअलाउड कर दिया है, मतलब आप नहीं डाले। अभी इसमें से 40,000 एक्चुअली क्या हुआ, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से क्या हो गया, बैड डेट हो गया, करेक्ट है। अभी इसमें से 68,000 रुपीज़, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिखा है क्या, 60,000 वॉज अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर, करेक्ट है। और 40,000 जो है ऑन द 60,000 वॉज अलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर, मतलब 40,000 उसने अलाउड नहीं किया, तो 40,000 तो नहीं किया। और उसको इनकम कितना मिल गया, 68,000 मिल गया, मीन्स 28,000 का क्या मिला उसको, एक्सेस इनकम हो गया है। ये 28,000 में से आपका 8,000 रुपये ये जो है वो लॉस जो था वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल। तो 20,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ये टाइम का इनकम आ जाएगा। इज इट ओके, समझा। देखो डिसअलाउड किया मतलब क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में एड बैक करना पड़ेगा, करेक्ट है। आ कितना गया, 68,000 आ गया, मतलब 28,000 एक्सेस आ गया। ये 28,000 को क्या करना पड़ेगा, 8,000 से सेट ऑफ कर देंगे, तो 20,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसमें 20,000 है क्या कहीं ऑप्शन? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इन प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर ए हैज़ ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग असेट। मिस्टर ए ने ये कुछ दो असेट बेचे थे। सबसे पहला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा था, दूसरा ज्वेलरी बेचा था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है, ट्रांसफर एक्सपेंस दिया है। ये मिस्टर ए बॉट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब एक नया हाउस प्रॉपर्टी उसने पिछले साल लिया था, ठीक है, फॉर 1 करोड़। एंड ऑन 28 फेब 2022 उसने 3 करोड़ रुपया कहाँ डिपॉजिट किया है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में किया है, जिसमें से उसने 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया था। और उसने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का पैसा निकाल के कितने का लिया है, 2.5 करोड़ का लिया है। तो टाइम पे निकाल दिया है, पर उसने यूज़ कितना किया है, 2.5 करोड़ ही किया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है जी। What would be the capital gains in hand of Mr. A if expense in connection with transfer of jewelry is rupees 2 lakh? तो ठीक है, अपन देख लेते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा ज्वेलरी। सबसे पहला आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 दिया है, कैपिटल गेन आ जाएगा। उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे क्या, कुछ एग्जम्पशन वगैरह रहेगा तो टू रीच नेट कैपिटल। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिया है 8 करोड़ है, और यहाँ पे 3 करोड़ है। ट्रांसफ़र एक्सपेंस रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है 2 लाख रुपए, तो 2.98 CR। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 6 करोड़ एंड 2 करोड़, 98 लाख और 2 करोड़, ठीक है। कैपिटल गेन आ गया 2 करोड़ रुपए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, और 98 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ ज्वेलरी। यहाँ तक क्लियर है। इसमें से एग्जम्पशन मिलेगा, हाँ मिलेगा, बिल्कुल। कितना मिलेगा, सबसे पहले तो ये 2 करोड़ रुपए, देखो 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो दो तरीके के क्या यहाँ पे पिक्चर में आएंगे एग्जेम्पशन, एक आएगा 54 का, एक आएगा 54F का। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा तो 54 का आ जाएगा, और कोई एनी असेट बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा तो 54F का आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 2 करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा 54 के हिसाब से, तो ये नील हो जाएगा। और यहाँ पे 54F का एक फॉर्मूला होता था, पता है कि आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है, किससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको करना है जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। तो कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, 98 लाख, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो 50 लाख, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन कितना है, 2 करोड़ 98 लाख, मतलब 298 लाख। तो अगर मैं कैलसी पे इसको कैलकुलेट करता हूँ, देन इट विल बी एग्जम्पशन कितना आएगा, 98 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 लाख डिवाइड बाय 298 लाख, करेक्ट है। तो इट विल बी 16,44,295, और उसमें से मैं 98 लाख रिड्यूस करता हूँ
तो नेगेटिव में 81,55,000, तो 81,55,000 आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन का अमाउंट आ जाएगा टू पेएबल। इज इट क्लियर? समझा? वापस एक बार देखो, समझ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जय रेजिडेंट इंडियन है जिसका एज 60 ईयर्स है, 9 लाख रुपीस का लॉटरी जीता है, आगे लिखा है लॉटरी, और वीरू 55 ईयर्स का है और 8 लाख का लॉटरी जीता है। तो मतलब जय भी जीता है लॉटरी, कितना, 9 लाख का, वीरू भी जीता है लॉटरी 8 लाख का। जय जो है वो कौन है, सीनियर सिटीजन है, एज 60 प्लस, इंडियन रेजिडेंट। ये वीरू नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। TDS डिडक्ट हुआ है 194B में, तो दोनों में कितना 30% TDS डिडक्ट हो चुका रहेगा। यहाँ पे कितना होगा, 3 लाख रुपया, यहाँ कितना होगा 2,40,000 रुपये। Is it clear? Assuming that this is only source of income of Mr. Jai and Mr. Viru for assessment year 22-23, are Mr. Jai and Viru liable to pay advance tax? सिर्फ यही इनकम है, अपने को ये बताना है कि एडवांस टैक्स जमा कराना है या नहीं कराना है जय या वीरू को। तो देखो जय कौन है, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन के केस में सिर्फ अगर आपका PGBP इनकम होता है तो ही एडवांस टैक्स का सीन आता है, नहीं तो एडवांस टैक्स का सीन ही नहीं आता। अपन ने पढ़ा था अच्छे से। वीरू के केस में बात करें तो देखो पहले 8 लाख रुपया का उसको पेमेंट मिला है लॉटरी का, उस पर 30% क्या कट गया रहेगा, TDS कट गया रहेगा। तो 8 लाख का 30% कितना होगा, 2,40,000, करेक्ट, 2,40,000। बट अब जब बात आएगी टैक्स भरने की तो उसको 8 लाख पे ये 2,40,000 तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर 4% सेस भी भरना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं कर देता हूँ 2,40,000 प्लस 4%, 9,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो देखो 2,49,600 पेबल आ रहा है, उसमें से 2,40,000 का तो TDS का क्रेडिट मिल जाएगा, तो नेट 9,600 ही पे करने आएगा। और एडवांस टैक्स में एक स्पेसिफिक प्रोविजन हम लोग ने पढ़ा था कि अगर सिर्फ 10,000 रुपये तक टैक्स आता है, कितना आता है, ओनली अप टू 10,000 रुपीज़ तक टैक्स आता है, तो अपने को कोई उसमें टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली एडवांस टैक्स नहीं भरने की, टैक्स तो भरना होगा, एडवांस टैक्स नहीं भरना होगा। तो यहाँ पे दोनों को एडवांस टैक्स नहीं भरना है, ना तो मिस्टर जय को ना मिस्टर वीरू को। ये इज़ करेक्ट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका है सिंपल सा क्वेश्चन है 80 CCD के ऊपर। तो 80 CCD अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था क्लास में, तो उसमें 3 सेक्शन थे, 3 सब सेक्शन थे। 80 CCD 1 था, 1B था एंड 2 था, करेक्ट। 1 में क्या था, याद कीजिए। 1 में सिंपल था कि आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन या सेल्फ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता था, और इसमें वो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर आता था। 1B में एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलता था, और 2 में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन मिलता था, कितना, 10% ऑफ सैलरी और आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो करता है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14% हो जाता है, ठीक है जी। बेसिक सैलरी कितना है राज का, 1,15,000 है बेसिक। 1,15,000 इंटू 12 कर देंगे, 1,15,000 इंटू 12, 13,80,000। DA कितना है, he is entitled to entitled to DA which is 30% of basic salary, इसका 30%, तो 13,80,000 का 30% will be 4,14,000, 4,14,000 plus 13,80,000, 17,94,000, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, सैलरी आ गया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राज एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ contribute 20% of basic salary to the pension scheme referred to section 80 CCD. What is amount of deduction allowance allowed to Mr. Rajesh? ठीक है, मिस्टर राज जो भी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 13,80,000 का 13,80,000 का 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर मैं 13,80,000 का 20% करता हूँ, 13,80,000 का 20% निकालता हूँ, तो डेट विल बी 2,76,000। तो देखो मिस्टर राजेश जो है वो भी 2,76,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर भी 2,76,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है।
कितना मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब ये डीए भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1,79,400 मिलना चाहिए। एक्चुअली कंट्रीब्यूट होना चाहिए, डिडक्शन इतना ही मिलेगा। बट ये लोग कितना कर रहे, 2,76,000 कर रहे। तो अभी गलती किसका है भाई, तुम्हारा है, तुम क्यों ज़्यादा कर रहे। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड होगा, 1,79,400। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना अलाउड होगा सर, 1,79,400 नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज 80 CCD 1 में मैक्सिमम 1,50,000 ही आता है। मतलब 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 तीनों मिला के 1,50,000 होता है। तो यहाँ पे 1,50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे जो लिमिट बच गया है वो ये 50,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 2,03,79,400 का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा अंडर क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टूड। थोड़े पीछे बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ को अवॉइड कर देना, ग्राउंड है थोड़ा सा, उनका एग्ज़ाम थोड़ी है, अपने को पढ़ना है, उनको अवॉइड करो। पांचवा क्वेश्चन समझा, क्योंकि वो 50,000 का लिमिट समझना ज़रूरी है। वहाँ पे 1,50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। बट जो बच गया यूज़ नहीं हो पाया, वो अपने को 50,000 में 80CCD1B में मिल जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मॉक टेस्ट आ जाते हैं। मिसेस भावना, वाइफ ऑफ मिस्टर सोनू, इज पार्टनर इन अ फर्म। मतलब क्या है, एक फर्म है जिसमें मिसेस भावना जो है, जो कि सोनू की वाइफ है, वो क्या है, पार्टनर है। इसको देख के आपको अंदाजा आ गया रहेगा क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या है क्वेश्चन है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए है to the firm on 31st of March 21 included 6 lakh contributed out of the gift from a Sonu। 31st March 23 मतलब पिछले साल की लास्ट तारीख को 6 लाख रुपया क्या हुआ है, कैपिटल 10 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है, जिसमें 6 लाख सोनू ने गिफ्ट दिया है। ऑन 1/4/2021 ओपनिंग में ही फर्स्ट डे में उसने 2 लाख रुपया और सोनू ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। मतलब 12 लाख में से 8 लाख क्या किया है, सोनू ने इन्वेस्ट किया है। सिंपल है। द एंटायर इंटरेस्ट, फिर आगे आते हैं। द फर्म पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। फर्म ने दो तरीके की इनकम दी है, एक है फर्म में प्रॉफिट दिया है, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। प्रॉफिट तो भाई सिंपल सी बात है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पार्टनर के हाथ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंस फर्म के वो पूरा डिडक्शन मिल गया था, पार्टनर के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,20,000। पर अभी यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा सिंस ओपनिंग में क्या किया था, ओपनिंग में किसी के स्पाउस के गिफ्ट था। करेक्ट है। तो टोटल कैपिटल था ओपनिंग 12 लाख, उसमें से सोनू का कितना था 8 लाख। तो 1,20,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 मतलब 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। करेक्ट है। 1,20,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 दैट विल बी 80,000। तो 80,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, सोनू के हाथ में क्लब हो जाएगा। और बचा हुआ 40,000 रुपीज़ इसकी वाइफ जो भावना है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टैक्सेबल होगा, भावना के हाथ में नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा, बट इंटरेस्ट 80,000 इंक्लूड होगा सोनू के हाथ में और 40,000 इंक्लूड होगा भावना के हाथ में। बिल्कुल सही जवाब। तो 6th क्वेश्चन तो सिंपल था भाई, क्लबिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अपने MCQs मैंने पूरे आपको करा दिए हैं, बाकी का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। बाकी कुछ भी रहे तो आप बात कर सकते हैं। बीच में कुछ टाइम से फूड पॉइजनिंग की वजह से मेरे 15 दिन बड़े ही ख़राब बीते हैं, तो कुछ मैसेज वगैरह पेंडिंग रह गए रहेंगे, तो वापस आप कर सकते हो, ये रिक्वेस्ट है। एक्चुअली फूड पॉइजनिंग की वजह से थोड़ा सा 15 दिन बहुत ख़राब निकले हैं, बट कोई बात नहीं। वीडियोज़ आपके हेल्प के लिए बनाते रहूँगा। आपको जो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, मैं बना दूंगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चन आंसर वगैरह क्लास में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप भी CA के स्टूडेंट हो, पर रिवीजन वीडियोस या केस स्टडीज़ वगैरह जो ICA इशू करता है, RTP MTP CA में कोई भी इंस्टीट्यूट का टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। रिवीजन और ये केस सिनेरियो वगैरह जो भी होते हैं वो मैं करके दे दूँगा। ठीक है। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इट विल हेल्प माय ग्रोथ। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अभी एग्ज़ाम के टाइम हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है।